कभी कभी हम रिश्तों की सीमाओं का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हदें पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद न होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर देती थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर दक्ष, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। दक्ष ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, आपके सर में तेल लगाकर आपकी अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वो तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ ही साथ वो मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थीं और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी बहुत अच्छी तरह दबाया। वो बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। दक्ष मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाता था। मालिश करवाने के बाद मैंने दक्ष के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में दक्ष की मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतना सुकून मिला था और इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद अपने जिस्म पर भी हाथ लगा लिया होगा। मैं दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर दक्ष 16 साल का लड़का था। दक्ष के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे थे, जिसकी वजह से दक्ष को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उसकी माँ भी दक्ष पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। इसलिए मेरे पति नीरज ने मुझसे कहा था कि मैं अब सबसे ज़्यादा दक्ष का ख्याल रखूं। मैंने नीरज से वादा किया था कि मैं दक्ष को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति नीरज दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो महीने में 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर दक्ष और अपनी सास के साथ ही गुजारती थी। दक्ष अब 17 साल का होने वाला था। वो जवान हो रहा था। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमने लगता। नीरज के यहाँ न होने की वजह से मेरे छोटे बड़े सारे काम दक्ष की ही जिम्मेदारी थी। वो कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। दक्ष के साथ रहते रहते मैंने एक बात महसूस की कि वो नीरज को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे नीरज से क्या तकलीफ है, लेकिन मैं कभी ये सवाल उससे नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब भी मिल गया। नीरज की अम्मा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसीलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन नीरज के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं नीरज के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था और इसीलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। दक्ष को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसीलिए वो पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था। फिर एक दिन वो कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाइयाँ खाती रहेंगी, इससे तो अच्छा ये है कि मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने दक्ष से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए
कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दक्ष कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी थी। वो मुझसे इसी तरह की बातें क्या करता था। दक्ष को वाकई मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखा करते। मैं दक्ष की पढ़ाई में भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वो मुझसे बेझिझक अपनी हर तकलीफ बताता था। मैं दक्ष के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ रख देता और कहता, आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के फैब्रिक के कपड़े बहुत पसंद थे और इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती वो मुझे हल्के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद से कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत ही खुशनसीब थी क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वो मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता, जिससे अक्सर मेरी कमर भी झांकने लगती और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन दक्ष को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे कपड़ों से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे में जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वो मेरे पीछे चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसकी इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करें। और फिर वो किचन से निकल गया। नीरज मुझसे मिलने के लिए आते तो इन दिनों दक्ष मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। नीरज बहुत खुश होते कि दक्ष बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। मैं भी उन दिनों नीरज के साथ इतनी मगन होती कि मुझे दक्ष का बदला हुआ रवैया भी महसूस न होता। नीरज बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और दक्ष फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझसे कुछ भी कहे और मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में जाकर मैं क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। दक्ष के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और मुझसे इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। दक्ष का एक दोस्त कहने लगा कि दक्ष हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे और मुझसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। वापसी पर मैंने दक्ष से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। दक्ष कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी ही बातें करता हूँ। उस वक्त मैं दक्ष की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। दक्ष रोज रात को ही मेरी मसाज करने लगा था और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती। मुझे लगता कि कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और दक्ष से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई थी और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दक्ष मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो दक्ष पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी न रखा। वीडियो में दक्ष मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद दक्ष कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि तभी दक्ष कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी मेरी आंख न खुली। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया।
उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। दक्षो कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपने मोबाइल फ़ोन से मेरी बहुत सारी तस्वीरें भी खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों से तेल मर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू कर दिया और उसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया था। वो मेरी इज्जत को बुरी तरह ख़राब कर गया था और ये सब देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसीलिए उससे इतनी खुली मिली रहती थी। लेकिन मैं कभी ये जान ही ना पाई कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वो कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में ही चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझसे पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से ही मोहब्बत के लिए तरसा था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वो मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसीलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी नीरज आता तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वो हम दोनों का साथ नहीं देख सकता था। नीरज से तो वो यूं ही पहले से नफरत करता था, क्योंकि नीरज के पापा ने नीरज को बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने ये घर भी नीरज के नाम कर दिया था। मेरा और नीरज का साथ उससे बहुत चुभता था और वो जब भी मेरे लिए ख़रीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे कपड़े लेने पर मजबूर करता जिससे कि वो मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के रंगों से मेरा छलकता हुआ उसे मेरा वजूद पसंद था। वो कह रहा था कि मैं खूबसूरती से आपकी घायल हो चुका था। वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो ये बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके ही साथ रहूँ। वो मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसीलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाया करूँ। और फिर वो मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वो फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और फिर मेरे साथ। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था। दक्ष और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसीलिए वो सही और गलत से बेखबर थे। दक्ष की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी। उसने ये भी ख्याल नहीं किया था और वो मेरे बिस्तर तक भी आ गया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह दक्ष पर डाली। वो मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा कि वो बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ तो वो तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले के चक्कर लगाती नहीं। वो पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ बिजी कर लिया। मैंने दक्ष को धक्का देकर अपने पैरों के पास से दूर हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती दक्ष की नहीं थी। वो वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वो अपनी सारी हदें भुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने ही कभी उसे सही और गलत का फ़र्क नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए ड्रेस सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वो मेरा छोटा भाई था ही नहीं। मेरी उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया था।
आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, तो मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यह है कि वो मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाए। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने मुझसे फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं नीरज को खुद इतनी बड़ी सच्चाई बता सकती। मैं कैसे बता सकती थी ये बात नीरज को। वो बहुत शर्मिंदा था और फिर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन नीरज को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वो खुद वापस आ जाएं या फिर मुझे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर नीरज पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हो गया है, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वो मेरी रहने की कोई व्यवस्था कर सकें और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करें। मैंने नीरज से कहा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला लें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। नीरज ने मुझसे वादा किया कि वो 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं दक्ष की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अभी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र रहती थी। अगर वो दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद दक्ष यूं इस चीज़ का शिकार न होता। दक्ष अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और दक्ष के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने ड्रेस जला दिए थे। अब मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद थी और मुझे अपने आप को उससे ढककर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी होती नहीं जितनी की नज़र आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल के रखो, ये बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।